Hello dear students, welcome to linear programming course lecture 4 on simplex methods in action. मीन्स इसमें क्या करेंगे, हम सिंप्लेक्स मेथड को देखेंगे काम एक्चुअली में करता है कैसे। अभी तक हमने क्या इसका थ्योरी कुछ पढ़ लिया, इसमें जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है सबकी डेफिनेशन सब कुछ हमने देख लिया। अब हम इसको एक्चुअल में देखेंगे कि एक एलपीपी को कैसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एलपीपी है कि मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 4x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 1500, 5x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 1575, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 420 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एलपीपी है। तो इसको हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब एक एलपीपी को हम एक जो लीनियर इनइक्वालिटीज उसमें उनको हम इक्वालिटीज में कन्वर्ट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें जितनी इनइक्वालिटीज थी वो सारी लेस देन इक्वल टू टाइप थी, तो हम इसमें क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे एलपीपी में। ठीक है, तो S1 S2 S3 हमने तीन स्लैक वेरिएबल्स ले लिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे सपोज ये वाली क्वेश्चन थी, ये थी 4x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 1500। तो इसमें S1 एक स्लैक वेरिएबल आ गया, तो ये इक्वल टू में आ गई वाली, ये लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में S2 वेरिएबल स्लैक वेरिएबल है और थर्ड इक्वेशन में S3 एक स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीन स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए तीन इक्वेशंस में। और हमारे पास और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2, वो क्या है, उसमें ये जो तीन वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा ऐड करे उन वो क्या है, स्लैग वेरिएबल्स हैं और उनके क्या है, कोएफिशिएंट्स क्या है, उनके कोएफिशिएंट है 0। क्यों, इसलिए क्योंकि ये स्लैग वेरिएबल्स हमने अपने आप से इंट्रोड्यूस करे हैं, तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू में उनका कोई रोल नहीं होगा, इसलिए उनके कोएफिशिएंट हमने 0 0 0 लिए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई एक एलपीपी की। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम एक सबसे पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कि जो हमारे पास ये x1 और x2 दो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू ले लेंगे हम 0 0। ठीक है, उनकी वैल्यू अगर मैंने 0 0 ले ली, जैसे सपोज मैंने x1 को 0 ले लिया, x2 को 0 ले लिया, तो इस वाले क्वेश्चन से मुझे क्या मिलेगा, इस वाले क्वेश्चन से देखो ऐसा हो जाएगा। ये सपोज x1 की वैल्यू 0 ले ली, x2 की वैल्यू 0 ले ली, तो ये हमें मिल जाएगा कि S1 इज इक्वल टू 1500 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल 0 हो गए, तो S2 कितना आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू 1575 और S3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्योंकि दोनों वेरिएबल को हमने 0 रख दिया, तो S3 इज इक्वल टू हो जाएगा 420। ठीक है, तो ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा ये कि S1 इज इक्वल टू इतना, S2 इज इक्वल टू इतना, S3 इज इक्वल टू इतना, और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ले रखी है, इसकी वैल्यू भी 0 ले रखी है, ये S1 S2 S3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो वो Z की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या लेना था कि x1 s2 s3 तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो s1 की वैल्यू 1500 आ रही है, s2 की वैल्यू आ रही है 1575, s3 की वैल्यू 420, तीनों को तीनों इन कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो z की वैल्यू 0 आ रही है, तो हम देखें नेक्स्ट स्टेप में इसको देखते हैं कैसे होता है ये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 2 में फाइंड एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, वन फिजिबल सॉल्यूशन है, जब भी मैंने बताया x1 को 0 ले लो, x2 को 0 ले लो, s1 इतना हो जाएगा, s2 ये हो जाएगा, s3 ये हो जाएगा, और z की कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। तो दिस इज वन ऑफ द मीन्स क्या है, ये फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, S1 S2 S3 आर क्या हो जाएंगे आप इसमें, बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में नॉन जीरो वैल्यूज जो हमारे वेरिएबल दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम, कि ये बेसिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एक सिंप्लेक्स टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंप्लेक्स टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं बताता हूँ, देखो। अब हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो सपोज हमारे पास ये जो अभी हमने एलवीपी फॉर्मुलेट की थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सेलेक्ट वेरिएबल्स S1 S2 S3, तो ये हमारे पास एलपीपी आ गई थी। अब इससे सिंप्लेक्स टेबल कैसे ड्रॉ करना है, देखो कैसे। सेटअप इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल एज टेबल 1 है, इसको कहते हैं सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है,
ये कैसे हमने लिखी है, देखो सब जो फर्स्ट रो है इस सिंपलेक्स टेबल की सी जे, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 s1 s2 s3 किसमें, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 का क्या कोएफिशिएंट है 13, तो उस 13 को हमने यहाँ पे लिख दिया। x2 का कोएफिशिएंट 11, तो उस 11 को यहाँ पे लिख दिया। s1 का कोएफिशिएंट 0 है तो उसको यहाँ पे लिख दिया। s2 का कोएफिशिएंट 0 तो उसको यहाँ लिख दिया, एंड s3 का कोएफिशिएंट 0 तो उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने ऐसे करके क्या लिख दिया, ये हमने लिख दिए वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट रो हो गया। यहाँ पे हमने लिखे बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स ये हैं s1 s2 s3, ठीक है। नॉन जीरो वेरिएबल, जिन वेरिएबल्स की नॉन जीरो वैल्यू है इन इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, जिसमें सॉरी इनिशियल बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन जो था उसमें जो नॉन जीरो वेरिएबल्स थे s1 s2 s3 थे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बेसिक वेरिएबल्स। अब 0 0 0 क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन तीनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट है 0 0 0, तो हमने यहाँ पे ये तीनों 0 0 0 लिख दिए, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स हमारे पास टोटल है x1, ये CB का मीन्स है कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। x1 x2 s1 s2 s3 ये हमारे पास टोटल वेरिएबल्स थे। अब यहाँ इसके अलावा जो बीच में एंट्रीज लिखी हुई हैं, ये कैसे लिखी है, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में x1 का क्या कोएफिशिएंट है 4, तो उस 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। x2 का क्या कोएफिशिएंट है 5, वो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। s1 का क्या कोएफिशिएंट है, x1 का कोएफिशिएंट है 1, तो उस 1 को यहाँ लिख दिया। s2 एंड s3 इसमें है नहीं, तो s2 का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 लिख दिया, s3 का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 लिख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस ये वाले रो में आ गई। उसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन को देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट है 5, तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है x2 का कोएफिशिएंट है 3, तो वो 3 यहाँ पे लिख दिया। s1 का कोएफिशिएंट है जिसमें 0, s2 का कोएफिशिएंट है 1 एंड s3 का कोएफिशिएंट है अगेन 0। उसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन को देखेंगे। थर्ड इक्वेशन में जो फर्स्ट वेरिएबल है x1 दैट इज उसका कोई कोएफिशिएंट है 1 है, तो उस 1 को यहाँ पे लिख दिया। फिर देन x2 का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 2, तो उस 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। मीन्स इसी LPP को जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो वो जो A मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स यहाँ पे है, ये लिखे हुए है ना, ये जो है ये A मैट्रिक्स एक्चुअली में। तो हमने सारे के सारे ये s1 का कोएफिशिएंट 0 0 एंड देन s3 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये है इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, तो हमारे पास ये टेबल आ गई, ठीक है। तो ये एंट्री जनरल। अब ये जो है अगला कॉलम में सॉल्यूशन लिखा है, जिसमें सॉल्यूशन में मीन्स s1 जो वेरिएबल था उसकी क्या वैल्यू आ रही थी, तो उसकी वैल्यू थी अभी पीछे हमने देखा s1 की वैल्यू थी 1500। मीन्स ये जो राइट हैंड साइड है अभी फर्स्ट टाइम पे तो हम इसी को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम पे मतलब फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में जो राइट साइड के ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वाले सॉरी राइट साइड में जो एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री थर्ड एंट्री जितनी है, तो उन तीनों एंट्री को हमने यहाँ पे लिख दिया एक एक करके, ठीक है। वही तो थी s1 की s2 की s3 की वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक वेरिएबल की वैल्यूज दे रहा है, तो ये हमारे पास ये है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि ये इतना तो हमें पहले ड्रॉ कर देना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना अभी हमने सब ये जो है इतना, ठीक है। अभी ये जो हाईलाइट मैंने करे हुए हैं ये वाले सेल और ये तीनों, ये हाईलाइट क्यों करे हुए हैं अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। इतनी एंट्रीज हमें पता चल गई कैसे। अभी जो रेशो लिखा हुआ है, रेशो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशो हम देखेंगे पहले, हम ये लास्ट वाला रो हम देखेंगे जेड जे माइनस सी जे। देखो जब मैं थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स वेरिएबल बता रहा था, सिंप्लेक्स मेथड की जब हम थ्योरी बता रहा था, वहाँ पे मैंने बताया कि ऑप्टिमलिटी की जो कंडीशन है वो हम कैसे चेक करते हैं। ऑप्टिमलिटी की कंडीशन हम चेक करते हैं जेड जे माइनस सी जे से। जिस टाइम पे जेड जे माइनस सी जे सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, उस टाइम पे हमारा जो LPP है मतलब सिंप्लेक्स मेथड है वो ऑप्टिमल स्टेज में पहुंच जाता है, वही उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे ये कैसे कैलकुलेट करें, ये यहाँ पे ये जो एंट्रीज आई ये कहाँ से आई है मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये वाला 13 हम कैसे कर, ये इसको देखेंगे हम सबसे पहले। ये 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। इस रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स x1 इंटू सी बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला कॉलम इंटू ये वाला कॉलम, ठीक है। हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके हम हर स्टेप में हमने ये करना है, ये एंट्री इंटू ये एंट्री प्लस ये एंट्री इंटू ये वाली एंट्री प्लस ये एंट्री इंटू ये वाली एंट्री माइनस
द एंट्री ऑन द टॉप, ये वाली जो सी जे, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना सी जे। तो जेड जे जो होता है, जेड जे होता है x1 इंटू सी बी, ठीक है, x1 इंटू सी बी होता है जेड जे, और सी जे तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ ही है। तो जेड जे में से सी जे माइनस कर लेंगे, जेड जे करना है, जेड जे हमने x1 के लिए जेड जे कैसे निकालेंगे, जेड जे वाला ये Z1 है, ठीक है, Z1 कैसे निकालेंगे, x1 इंटू सी बी, ठीक है। तो ये जो है ये है एक्चुअल में ये Z1 माइनस C1 है ये, तो ये C1 है हमारे पास ये, और Z1 कैसे कैलकुलेट करना है, Z1 करना है x1 इंटू सी बी प्लस, ये सबको ऐड करना है, ठीक है, x1 वैक्टर इंटू सी बी वैक्टर, ऐसे मल्टीप्लाई करा हमने, 4 इंटू जीरो प्लस 5 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू जीरो माइनस 13। तो ये तो 0 0 0 आगे तीनों माइनस 13 करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 13 आएंगे पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री कैलकुलेट करनी है, अगली वाली एंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z2 माइनस सी टू, ठीक है। तो Z2 माइनस सी टू के लिए करेंगे 5 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो, ठीक है। Z2 क्या होगा, x2 इंटू सी बी, हर बार सी बी को अलग इसी वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना हर कॉलम से, ठीक है। तो x2 इंटू सी टू मीन्स x2 इंटू सी बी माइनस ये C2, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू जीरो, दोबारा बता देता हूँ एक बार, 5 इंटू जीरो प्लस 3 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू जीरो माइनस ये जो ऊपर सी जे लिखा हुआ है, ठीक है। जेड जे तो हमने ये मल्टीप्लाई कर करके 0 0 0 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिए, और माइनस करके ऊपर जो टॉप में सी जे है, तो जेड जे माइनस सी जे क्या आ गया, -11 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट रो का भी कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू जीरो माइनस 0, तो ये तो आ गया 0। उसी तरह से नेक्स्ट रो का भी, इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट रो का भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट रो का भी ऐसे ही करके कैलकुलेट करेंगे, कैसे, ये 0 इंटू ये वाला प्लस ये इंटू ये प्लस 0 इंटू जीरो माइनस जो सी एस टॉप में है, तो इस टाइम पे तो यहाँ पे सारे जीरो हो रहा है, तो ये जीरो, अगली एंट्री भी इसी तरह से जीरो आ गई। तो ये क्या है, ये जेड जे माइनस सी जे इसको बोलते हैं हम, ये जो टॉप, ये बॉटम में जो सबसे बॉटम रो है, ठीक है। तो जेड जे माइनस सी जे हमने कैलकुलेट करा, जेड जे माइनस सी जे जब कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है सारी एंट्रीज। अभी इस टाइम पे हमने देखा कि क्या है, ये नहीं है, देखो ये जो -13 और -11 है, ये क्या है, देर आर लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ये अभी ऑप्टिमलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, मोस्ट नेगेटिव एंट्री देखते हैं जेड जे माइनस सी जे में, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे में क्या देखेंगे हम, मोस्ट नेगेटिव एंट्री। तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री कौन सी दिख रही है इसमें, -13 दिख रही है, ठीक है। तो -13 इसमें से सबसे मोस्ट नेगेटिव है, मतलब सबसे मोस्ट नेगेटिव कौन सी एंट्री, ये वाली है -13। तो इसके जो टॉप में जो वेरिएबल है ये वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे कि ये एक क्या है, एंटरिंग वेरिएबल है ये, ठीक है। अगले स्टेप में मैं देखता हूँ, देखो कैसे, ये थे, यही थी हमारे पास सिंपलेक्स टेबल, है ना। तो इसमें सबसे जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव था, वो कौन सा था, -13, ये था हमारे पास मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो इसके जो सबसे टॉप में वेरिएबल है x1, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे हमारे पास ये जो है, ये कॉलम, ये x1 वाला कॉलम है जो एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम है। एंटरिंग वेरिएबल का मतलब है कि इन तीनों S1 S2 S3 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल अभी यहाँ से निकल जाएगा और x1 उनके प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में, या तो हो सकता है S1 S2 या S3 के प्लेस पे आ जाएगा, एक प्लेस पे, ठीक है। तो ये एंटरिंग वेरिएबल इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो x1 क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया। कैसे ये, अब देखो आगे स्टेप कैसे है, देखो यहाँ पे स्टेप 4 लिखा है, चूज द मोस्ट नेगेटिव नंबर फ्रॉम द लास्ट रो। जो लास्ट रो है जेड जे माइनस सी जे, उसमें से मोस्ट नेगेटिव मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, -13 है ना। तो क्या हो गया, कैलकुलेट द मिनिमम रेशो सॉल्यूशन कॉलम अपॉन x1 कॉलम। x1 वाला कॉलम हमारे पास आया है अभी, जो क्या है, एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करना है अब, ये जो अभी मैंने बताया था कि ये लास्ट वाला कॉलम अभी बताया नहीं मैंने कैसे कैलकुलेट करना है, इसको रेशो हमने निकालना है। रेशो क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय x1 कॉलम। तो सॉल्यूशन कॉलम कौन सा वाला है, सॉल्यूशन कॉलम है ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, ये थोड़ा ब्लूइश या ग्रीनिश कलर में जो है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये है सॉल्यूशन कॉलम। अब इसको क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाई 4। इसको ये क्या है, मतलब ये जो एंट्री है एक्चुअली में, ये है 1500 अपॉन 4। फिर अगला यहाँ पे ये जो 315 लिखा हुआ है, मीन 1500 को 4 से डिवाइड करेंगे 375 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली वाली जो एंट्री है
अगली वाली एंट्री कैसे लिखी गई है, 1575 डिवाइडेड बाई 5, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगला वाला जो एंट्री लिखी है 420 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 420 लिखा हुआ है। तो रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए इसमें सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाई x1। x1 से क्यों करा हमने, x1 से क्यों करा कि ये सबसे मोस्ट नेगेटिव था इसलिए। सपोज यहाँ पे -11 के बदले कुछ और नंबर होता, -15 होता सपोज, तो उस टाइम पे ये वाला बड़ा हो जाता, मोस्ट नेगेटिव ये हो जाता मीन्स। तो अब हम x2 से डिवाइड करते फिर कि 1500 डिवाइडेड बाई 5, इस वाले ये वाला कॉलम हो जाता फिर हमारा, उस टाइम पे x2 एंटरिंग वेरिएबल हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, -13 था मोस्ट नेगेटिव, तो x1 क्या हो गया, मोस्ट मीन्स x1 हो गया हमारे पास, दिस इज एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन कॉलम को x1 कॉलम से डिवाइड करके देखा, लिखा है कैलकुलेट रेशो। अब क्या करना है, जब हमारे पास रेशो आ चुका है, ठीक है, कभी ऐसा होता है अगर कोई नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे -4 है या इधर पे नेगेटिव है, उसको छोड़ देंगे हम। सपोज यहाँ पे -4 होता है इसके प्लेस पे, ये अभी चलो हम आगे एग्जांपल से इसको मैं समझाऊंगा कैसे करके, किस स्टेप को हमें स्किप करना है, किसका रेशो कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये रेशो आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, मिनिमम रेशो देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें तीनों में से सबसे छोटा नंबर ये मिडिल वाला 315 है ना। तो 315 मिडिल वाला सबसे, तो इसके जो सबसे इधर ये वाला वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, S2। तो S2 वेरिएबल जाएगा बाहर, यहाँ से बाहर निकलेगा, इसको बाहर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। दिस इज डिपार्टिंग वेरिएबल, और इसके प्लेस पे आएगा x1 यहाँ पे आएगा, और ये वाला वेरिएबल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, चूज मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो को, तो मिनिमम रेशो हमने चूज कर लिया, 315 था, तो उसमें से 5 जो था, 5 इज क्या, 5 देखो इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया ना दोनों के, मीन्स इधर से x1 वेरिएबल ऐसे में आ रहा था मोस्ट नेगेटिव वाले कॉलम में, और इधर से मिनिमम रेशो, ठीक है। तो x1 तो एंटरिंग वेक्टर था, और ये डिपार्टिंग का मतलब होता है जो बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, इसकी जगह लेगा कौन, x1 इसकी जगह पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। x1 आएगा इसकी जगह पे, और देखो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये 5, तो 5 को हम बोलेंगे 5 इज की एलिमेंट, ठीक है। 5 क्या हो गया हमारे पास, 5 को बोलेंगे 5 इज की एलिमेंट, KEY की एलिमेंट, ठीक है। 5 को हम बोलेंगे 5 इज की एलिमेंट, तो ये की एलिमेंट है 5 हमारे पास। की एलिमेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि ये किस वाले कॉलम में आ रहा था, जो उस वाले वेक्टर एंटरिंग वेरिएबल है उसके कॉलम में, और मिनिमम रेशो के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम इसको, ये क्या है, ये की एलिमेंट है, ठीक है। तो ये की एलिमेंट है, x1 इज एंटरिंग वेरिएबल लिखा है यहाँ पे, एंड सिमिलरली द वेरिएबल दैट वेरिएबल इज डिपार्टिंग, जो मिनिमम रेशो आएगा जिसका, दैट वेरिएबल इज डिपार्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, S2 क्या आएगा हमारे पे, यहाँ पे डिपार्टिंग वेरिएबल है, मीन्स S2 यहाँ टेबल से बाहर जाएगा, और इसके प्लेस पे आएगा x1, ठीक है। तो देखो अब क्या है, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे हम x1, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे x1 लिखेंगे, लेकिन अब हमने करना क्या है, ये जो 5 है जो हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए देखो इसको हाईलाइट किया हुआ था मैंने, पहले से हाईलाइट कर दिया था ऑरेंज से कलर में, जो हाईलाइट किया है ऑरेंज या पिंक जो भी कलर है, ये इस कलर से हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये की एलिमेंट है। अब इसको क्या करना है हमने, इसको समझ लो ये एक मैट्रिक्स है इतनी, ठीक है। ये मैट्रिक्स होती है, अगर एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें ये तो आता है, ये ए मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अब हमें लगाने रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करना है हमें, इस की एलिमेंट को बनाना है 1, इसको बनाएंगे हम क्या, इसको बनाएंगे 1, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेकंड रो को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों के दोनों को 0 बनाना है हमने, ठीक है। इसको 5 को बनाना है 1, और इसके ऊपर और इसके नीचे मींस जितने भी वैल्यूज हैं, इसमें तो 2 ही है, इसके एक इसके ऊपर है एक इसके नीचे, 2 से ज़्यादा भी है अगर तो सबको 1, सबको 0 बनाना है, ठीक है। तो 5 को बनाना है 1। देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास ये इनिशियल सिंपलेक्स टेबल होती है ना, वहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए उसके अंदर। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 3 कॉलम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाला S1 S2 S3, मीन जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके नीचे वाले जो एंट्रीज हैं वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होनी चाहिए हमेशा, किसमें, सिंपलेक्स टेबल में। तो अब क्योंकि ये वाला वेरिएबल बेसिक बन चुका है, S1 के प्लेस S2 के प्लेस पे S2 हट चुका है, तो
अब क्योंकि जब हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाली रो गड़बड़ा जाएगी, ये वाली रो में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, चीज़ें एंट्री क्या है 0 1 0 के वाला कुछ और आ जाएंगी इसमें। तो दो एंट्री तो देखो 1 0 0 एंड 0 1 0 ये तो आ रही है सही, लेकिन एक 0 0 1 भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 0 0 1 0 बना देंगे। अगर इसको ये आ जाएगा यहाँ पे अगर 0 1 0, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स भले ही उनका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम भले ही उनका क्या है आगे पीछे हो, वो एक सही सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम जरूर होने चाहिए किसी सिंपलेस्ट लेवल में किसी भी स्टेज पे। ठीक है, तो अभी तो ये पहले स्टेज है, अभी तो इसमें कुछ भी नहीं करा हमने। तो अभी तो यहाँ पे देखो 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 यही तीन कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं। पर क्योंकि और वो वही वाले कॉलम होने चाहिए जिस जो क्या है बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो बेसिक वेरिएबल यहाँ पे S1 S2 S3 थे अभी तक, तो तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि x1 आएगा किसके प्लेस पे, S2 के प्लेस पे। तो x1 कॉल वाले कॉलम को S2 वाले कॉलम में जो 0 1 0 है उसके जैसे हम सेम टू सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 यहाँ पे लेके आएंगे हम इसको। ठीक है, तो वो कैसा करेंगे, 5 इस सेकंड रो को हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखो क्या करेंगे, R2 टेंड्स टू R2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, रो 2 डिवाइडेड बाई 5। दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑपरेशन क्या लगेगा कि R1 टेंड्स टू R1 माइनस 4/5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो सेकंड रो को पहले 5 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स ऑपरेशन है, ये हम ऑलरेडी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मींस जो मैट्रिक्स वाला बुक थी हमारे पास या जो कोर्स था मैट्रिक्स का, उसमें ये बहुत इजी है, ये क्लास 12 में भी है। ये तो किसी एक एलिमेंट को 1 बनाना है, उसके ऊपर नीचे 0 बनाने, थर्ड ऑपरेशन हम ये लगा देंगे, R3 गोज टू R3 माइनस 1/5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो इसमें ये तीनों जब हम ऑपरेशन लगा देंगे तो देखो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि स्टेप 5 में क्या करना है कि x1 बिकम द बेसिक वेरिएबल है एंड s2 बिकम द नॉन बेसिक। क्योंकि टेबल में अभी मैंने बोला कि s2 के प्लेस कौन ले लेगा, x1 ले लेगा। x1 क्या है, एंटरिंग वेरिएबल है, s2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल। तो देखो ये टेबल 2 ऐसे बन जाएगी। अब ये नेक्स्ट टेबल है, टेबल 2 है किसकी, सिंप्लेक्स की। तो इसमें देखो इसमें एंट्रीज कैसे कैसे चेंज हुई है। फर्स्ट रो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं आया इसमें, जो एंट्रीज पहले थी वो भी अभी भी ऐसे ही है। सेकंड रो तो खैर ये नोटेशन है, बेसिक वेरिएबल सी बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 सारे वेरिएबल ऐसे लिखे हुए हैं, उसी ऑर्डर में है। अब देखो S1 x1 एंड S3 दे आर नाउ द बेसिक वेरिएबल्स, है ना। तो उनके कोएफिशिएंट लिखने कहाँ से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 का कोएफिशिएंट 0 था, x1 का कोएफिशिएंट था 13, S3 का कोएफिशिएंट था 0। ठीक है, तो ये ऐसे लिखे हुए। ये जब इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे पूरी की पूरी रो में, जब 5 से हमने डिवाइड किया, देखो कहाँ से कहाँ तक होगा ये, जब हम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, इवन जो सॉल्यूशन कॉलम है उस तक क्या करेंगे, हमें 5 से डिवाइड किया सबके सारे एलिमेंट को, पिछले वाली जो टेबल थी उसमें। फिर हमने क्या किया, इसमें से इसका कुछ 4/5 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो पूरे एलिमेंट में लगेगा ये ऑपरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो जब भी मैट्रिक्स में ऑपरेशन हम लगाएंगे तो मैट्रिक्स में ऑपरेशन किन किन एलिमेंट पे लगेगा, मतलब कौन सी मैट्रिक्स हम लिखेंगे ध्यान में, इतना। इवन जो सॉल्यूशन कॉलम है उसमें भी सेम ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जब हमने पिछले वाले मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाए 3 रो ऑपरेशन, तो उसके एंट्रीज इस टाइप से चेंज हो गई। ठीक है, ऊपर का सब कुछ सेम है, यहाँ पे ये एक नया एंट्री आया है, कैसे, हमने यहाँ पे 0 के प्लेस पे 13 लिख दिया फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब ये है ZJ माइनस CJ, जो लास्ट रो है उसको फिर से हमने कैलकुलेट करना है। तो ZJ माइनस CJ फिर से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 13 प्लस 0 इंटू 0 कितना आ गया, 13 आ गया, माइनस CJ क्या है, 13 है। तो ZJ है इस पूरी रो को इस वाली पूरी रो को इस वाली पूरी रो से मल्टीप्लाई करना है, वो होता है ZJ। CJ होता है ये जो टॉप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ZJ माइनस CJ क्या आ गया, देखो इस टाइम पे 13 माइनस 13 0 आ गया, तो ये 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट वाला है 13/5 इंटू 0, है ना, 13/5 इंटू 0, 3/5 इंटू 13, 7/5 इंटू 0, ये हो गया -11। क्या करेंगे, कितना आ गया, -6, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आएगा -16/5। ठीक है, ये पहले के दोनों तो ये दोनों तो 0 ही हो रहे हैं, ये आ रहा है 13 इंटू 3 39/5 -11, ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा -16/5। ठीक है, फिर अगला S1 में क्या करना है, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 13, 0 इंटू 0 माइनस ऊपर इसके जो है CJ दैट इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। अब S2 कॉलम देखो चेंज हो चुका है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने रो ऑपरेशन लगाए थे, रो ऑपरेशन लगाने से S2 कॉलम चेंज हो गया। तो 4/5 इंटू 0, 1/5 इंटू 13 माइनस 1/5 इंटू 0 माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा, 13/5 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक ही इसमें पॉजिटिव एंट्री आ रही थी, ये वाली जो है ना,
तो उसकी वजह से इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 13/5 आ गया। और लास्ट वाला सॉरी यहाँ पे 1 आएगा नॉट 0, ठीक है। तो ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 13, 1 इंटू 0, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एंट्रीज भी ये क्या हो जाएंगी, ये यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि जो बेसिक वेरिएबल्स थे कौन कौन से, S1, X1 और S3, इनके जो बेसिक वेरिएबल के जो ZJ माइनस CJ हैं वो हमेशा 0 ही आएंगे। देखो X1, S1 और S3, इनके जो ZJ माइनस CJ वो 0 ही आएंगे हमेशा, ठीक है। ये 1 है नॉट 0। तो क्या होगा, उनके नीचे 0 आएगा। 0 नहीं आ रहा तो मीन्स कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई हमसे गलती हुई है, तो इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। बीच में सारे ये एंट्रीज भी सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। अब ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट मीन्स हमें क्या चेक करना है, जो सबसे मोस्ट नेगेटिव ZJ माइनस CJ है। तो इसमें से मोस्ट नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव एक ही आ रहा है इसमें बस, है ना, तो वही हमारा मोस्ट नेगेटिव हो गया। तो मोस्ट नेगेटिव जो सबसे टॉप में है तो ये कौन सा वेरिएबल है, X2। तो X2 क्या हो गया, X2 हो गया एंटरिंग वेरिएबल, ठीक है। X2 इन तीनों में से एक वेरिएबल बाहर निकलेगा, उसके प्लेस पे आएगा X2, ठीक है। कौन सा बाहर निकलेगा अभी हम देखते हैं। जो अब हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, जो कौन सा वेरिएबल बाहर जाएगा उसके लिए हमें रेशो निकालना है, उसमें से हम मिनिमम रेशो देखेंगे, ठीक है। ये रेशो कैलकुलेट करना है। तो वो रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशो कैलकुलेट करेंगे कि इस वाले कॉलम को मीन्स सॉरी सॉल्यूशन वाले कॉलम को हम डिवाइड करेंगे किससे, ये जो एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम है, ठीक है। तो 240 डिवाइडेड बाई 13/5, तो उसको जब हमने कैलकुलेट करेंगे, देखो 240 को डिवाइड करेंगे इसके 13 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये 13/5 आएगा, तो 5 इसके ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 92.3 आ जाएगा ये, ठीक है। 3/5 डिवाइडेड बाई सॉरी 315 डिवाइडेड बाई 3/5, तो वो आ जाएगा इतना। और 105 डिवाइडेड बाई 7/5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, ठीक है। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है इन तीनों में से 75 है, ठीक है। डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, तो है ना। तो 75 क्या है, मिनिमम है इन तीनों में से। तो देखो मिनिमम रेशो हो गया 75, ये वाली रो आ गई। और एंटरिंग वेरिएबल कौन सा था, X2, तो ये वाला आ गया। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो 7/5 दैट इज द की एलिमेंट। और सबसे लेफ्ट वाला है S3, दिस इज डिपार्टिंग वेरिएबल, ये बाहर निकलेगा टेबल से। उसके प्लेस कौन कौन लेगा, उसके प्लेस उसके प्लेस लेगा X2, तो X2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो X2 नाउ बिकम्स द बेसिक वेरिएबल एंड S3 बिकम्स द नॉन बेसिक वेरिएबल। ये टेबल से बाहर निकल जाएगा, ये बेसिक वेरिएबल नहीं रहेगा अभी, ये X2 आ जाएगा इसके अंदर। तो अब ये क्या बन गया, 7/5 इज नाउ द की एलिमेंट। अब ये की एलिमेंट है, इसको क्या बनाना है, हमें की एलिमेंट को बनाना होता है 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इतनी मैट्रिक्स है, ये इतनी पूरी मैट्रिक्स है, इस पूरी मैट्रिक्स में लगेंगे क्या, रो ऑपरेशन लगेंगे। अब फिर से क्या करना है, 7/5 को बनाना है 1। अभी मैंने पीछे बताया था, क्योंकि अब X2 बेसिक वेरिएबल है, तो उसका जो कॉलम है, उसका कॉलम आइडेंटिटी एलिमेंट के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि S3 के प्लेस पे वो बन रहा है ना, तो S3 के 001 था, तो वैसे ही हमने इसको 001 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर के दोनों को दोनों 0, ठीक है। तो इस उसके लिए रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। तो पहला रो ऑपरेशन लगेंगे, R3 को क्या करेंगे 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। उसी तरह से बाकी की दो रो ऑपरेशन और लगाएंगे हम, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3/7 टाइम्स R3, तो ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर रो 2 उसी तरह से रो 1 भी ऑपरेशन लगाएगी, रो 1 माइनस 13/7 टाइम्स रो 3। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, मीन्स नेक्स्ट टेबल क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट टेबल में क्या हुआ, देखो फर्स्ट रो एज इट इज है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं है, ये दिस इज नोटेशन है, ये सारे बेसिक वेरिएबल CB X1 X2 X ये सब कुछ सेम है। अब देखो यहाँ पे देखो X1 और X2 ये दो नए वेरिएबल मीन्स इस वाले टेबल में हमने X2 एक नया वेरिएबल आया है ना, X1 तो पिछले इटरेशन में आ गया था, S1 अभी भी है इसमें, ठीक है। तो अब बेसिक वेरिएबल कौन से बन गए, S1 X1 और X2, ठीक है। तो 0 है इसका कोएफिशिएंट, किसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें इसका कोएफिशिएंट 0 था। X1 का कोएफिशिएंट था 13, X2 का कोएफिशिएंट था 11, तो अब ये यहाँ पे चेंज होकर 11 बन गया, ठीक है। ये देखो ये एज इट इज है 010, दिस इज 001 और ये 110, मीन्स ये कैसे आए हैं, इनमें रो ऑपरेशन लगाने के बाद ये पूरी मैट्रिक्स ही ऐसी चेंज हो चुकी है, ठीक है। जब रो ऑपरेशन इसमें लगाए तो इतनी ये जो मैट्रिक्स थी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैट्रिक्स थी, ये पूरी की सॉरी
ये नहीं, पूरी की पूरी सॉल्यूशन कॉलम को भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। सॉल्यूशन कॉलम को इसमें इंक्लूड करके हुए ये जो इतनी मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन लगाने के बाद ऐसे चेंज हो गई है, ठीक है। क्या करा था हमने, रो 3 को हमने यहाँ पे 1 बनाया था, इसके नीचे सारे 0। अभी भी देखो इसमें मैंने बताया था सिंपलेक्स मेथड में टेबल पे हर पॉइंट पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी भी है ना। ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम में भले ये क्या हो रखे हैं, परम्यूट हो रखे हैं, मीन्स आगे पीछे हो रखे हैं कॉलम, बट अभी भी है इसमें, ठीक है। और उस टाइप से तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करें। जेड जे माइनस सी जे करा हमने 0 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 1, 0 इंटू 11 माइनस 13, तो 0 आ गया। x2 क्या है, 0 इंटू 0, 0 इंटू 13, 11 इंटू 1 माइनस 11, ये भी 0 आ गया। 1 इंटू 0, 0 इंटू 13, 0 इंटू 11, दिस इज अगेन 0। तो तीनों देखो बेसिक वेरिएबल के नीचे के एंट्रीज हुए 0 0, इसका मतलब सही हो रखा है अभी तक, ठीक है। और ये भी कैलकुलेट करेंगे हम, -3/7 इंटू 0, 2/7 इंटू 13, -1/7 इंटू 11 -0, तो ये बन जाएगा इस टाइप से 15/7 आ जाएगा ये, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और उसी तरह से S3 वाले कॉलम में भी हम ऐसे ही करके जेड जे पहले के निकालेंगे और माइनस सी जे तो 0 है यहाँ पे, तो वो 16/7 आ जाएगा। तो अब हमें क्या देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं कि मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे। तो अभी हम यहाँ पे देखें अगर, तो जेड जे माइनस सी जे क्या है, सारे के सारे कोई नेगेटिव है इसमें, कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं है। ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 या 0 से बड़े हैं सारे के सारे, ठीक है। तो 0 और 0 से बड़े हैं सारे के सारे, तो क्या बन गया ये, जेड जे माइनस सी जे इज ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो गई है, ये ऑप्टिमलिटी की कंडीशन आ चुकी है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज द ऑप्टिमल सिंपलेक्स टेबल। और इसमें जो एंट्रीज हैं वही क्या बन गया, x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू हो जाएगी इतनी 270, x2 की वैल्यू हो जाएगी 75, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी। तो देखो ये क्या बन गया, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रीच द ऑप्टिमलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे क्या आ चुकी है, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 270 एंड x2 इज इक्वल टू 75। और z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम z जो था वो हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था उसमें रख देंगे हम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन था x1 x2 की वैल्यू रख देंगे उसमें, तो z की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम z इज इक्वल टू हो गया 4335, और ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस एलपीपी का, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, एक फिजिबल सॉल्यूशन लेते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसको आइटरेट करते जाते हैं, मीन्स उसको बाहर हर स्टेप में हर सिंपलेक्स टेबल पे वो सॉल्यूशन इंप्रूव होते जाता है, इंप्रूव होते जाता है। और इंप्रूव होते होते वो एक क्या है, ऑप्टिमल कंडीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। कि ये यहाँ पर आके ये सॉल्यूशन क्या बन चुका है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अगर मिनिमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है तब उसको कैसे करेंगे। अब सपोज हम दूसरा एक एग्जांपल लिया मैंने कि मिनिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3। अब इसमें देखो वेरिएबल भी 3 है और ये मिनिमाइजेशन की भी कंडीशन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x1 माइनस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 7, दिस इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड दिस इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 10। इस टाइप से हमारे पास मान लो तीन इक्वेशन थी, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या लिखा था पीछे पॉइंट्स में कि प्रॉब्लम हमेशा मैक्सिमाइजेशन की होनी चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन में। कैसे करेंगे, देखो कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। कैसे, मिनिमम को हम क्या करेंगे, जेड हमको ले लिया, हमने ले लिया कि इस जेड को हमने चेंज कर लिया, जेड को हमने जेड डैश मान लिया सपोज, ठीक है। ये जेड जो था इसको ये जेड डैश ले लिया थोड़ी देर के लिए, बाद में इसको फिर एक्चुअल में जेड डैश क्या है, जेड डैश इज इक्वल टू माइनस जेड है, ठीक है। ये है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम का मैक्सिमम निकालेंगे जेड डैश का, तो वो जेड का मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जेड का मिनिमम हो जाएगा अगर जेड डैश का मैक्सिमम निकालेंगे तो देखो वेयर जेड डैश इज इक्वल टू माइनस जेड, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 7, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, हमने सिर्फ क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बदल दिया, ठीक है। तो ये सब कुछ सेम है। अब हमारे पास हम इस एलपीपी को सॉल्व करेंगे, जो राइट हैंड साइड में ये जो लिखी इस एलपीपी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, फिर सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से जितने भी आइटरेशन लगाने के बाद हमें ऑप्टिमल कंडीशन पे पहुंचना है, ठीक है। अब देखो लेट s1 s2 s3 तीन हमने स्लैग वेरिएबल्स ले लिया। स्लैग वेरिएबल लेने के बाद मॉडिफाइड फॉर्म इज क्या हो जाएगी, देखो
मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, ये तो हमारे पास अभी भी था ही, है ना। ये 0s1 0s2 0s3 हो जाएगा, ठीक है। कि देखो ये जो क्या था, ये जेड था ना, तो उसमें हमने माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस, मतलब ये जेड डैश था, तो ये जेड डैश को अब हमें क्या करना, मैक्सिमाइज करना है ना। तो ये हमारे पास आ गया। उसमें हमने S1 S2 एंड S3 तीन स्लैग वेरिएबल ले लिए, तीन अलग अलग इक्वेशन में, ठीक है। और x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, हम हमेशा क्या लेते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन वेरिएबल है x1 x2 x3, इन तीनों को जीरो ले लेते हैं। और अगर तीनों को जीरो ले लेंगे तो ये तीनों के तीनों जीरो हो गए, तो क्या बन गया, S1 इज इक्वल टू कितना आ गया 7, इन दोनों को जीरो ले लिया तो S2 इज इक्वल टू आ गया 12, S3 इनको ले लेंगे तो S3 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये S1 इज इक्वल टू 7, S2 इज इक्वल टू 12, S3 इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। और जेड की वैल्यू तो जीरो आएगी, क्योंकि जब ये तीनों जीरो होगा, इनके कोएफिशिएंट जीरो, तो जेड डैश की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जेड डैश लिख सकते हैं, जेड डैश इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, एलपीपी का। अब क्या करना है नेक्स्ट, अब इसकी सिंपलेक्स टेबल ड्रॉ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। टेबल वन है, टेबल वन ये है। सबसे पहले क्या करते हैं, सीजे। सीजे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, सॉरी वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। x1 का क्या कोएफिशिएंट था, -1 था। x2 का कोएफिशिएंट था 3, x3 का कोएफिशिएंट था -2, इनके तीनों को कोएफिशिएंट थे 0, ठीक है। ये बेसिक वेरिएबल्स हैं S1 S2 S3, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स है 0 0 0। ये क्या है, ये सारे के सारे हमने किससे लिखे हुए, ये उन्हीं तीन इक्वेशन जो थे हमारे पास, उन तीन इक्वेशन में x1 का, पहली इक्वेशन में x1 का कोएफिशिएंट, x2 का, x3 का, S1 का, S2 S3, ठीक है। सिमिलर है पिछले एग्जांपल के, सब कुछ सेम है। हमने सेकंड इक्वेशन से जो लिखे हैं वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट, वो इसमें लिख दिए, तो थर्ड इक्वेशन से इसमें लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरह से हमने सारे के सारे वेरिएबल्स लिख दिए। और सॉल्यूशन मीन्स कि जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम था, वो वाला कॉलम हमने यहाँ पे ये सॉल्यूशन वाले, जो ये स्काई ब्लू या ग्रीन जो भी कलर है, ये इस कलर में जो हाईलाइट कर रखा हमने 7 12 एंड 10, ये क्या है, सॉल्यूशन कॉलम बोलेंगे इसको हम, ठीक है। अब क्या है, ये जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है। जेड जे माइनस सी जे कैसे कैलकुलेट करते हैं, x1 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 इंटू जीरो, -2 इंटू जीरो, 1 इन -4 इंटू जीरो, माइनस ये, तो इसको करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। अब अगला x2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, -1 इंटू जीरो, 4 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो, माइनस करके ये, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से x3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, S1 S2 S3 सभी के लिए जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है, फाइंड द मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, जो मोस्ट नेगेटिव है, ठीक है। मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे तो कौन सा है, एक ही यहाँ पे नेगेटिव, और वही है -3। तो ये -3 क्या हो गया, जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव हो गया, ठीक है। जेड जे माइनस सी जे मोस्ट नेगेटिव हो गया, ये वाला कॉलम। तो इसका मतलब क्या हो गया, x2 क्या है, x2 इज एंटरिंग वेरिएबल, ये एंटर करेगा, बेसिक वेरिएबल्स बन जाएगा। अब मतलब यहाँ इन तीनों में से एक वेरिएबल बाहर निकलेगा, ठीक है। इन तीनों में से एक वेरिएबल बाहर निकलेगा, उनके प्लेस पे आ जाएगा x2। अब वो किसके प्लेस पे आएगा, अभी हम देखते हैं कैसे। उसके बाद हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। रेशो कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हम देखते हैं सॉल्यूशन कॉलम को डिवाइड करेंगे किससे, जो एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम है, x2 है यहाँ पे एंटरिंग वेरिएबल, तो 7 डिवाइडेड बाई -1। लेकिन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली एंट्रीज को हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। देखो वहाँ पे एक जब मैं थ्योरी ऑफ सिंपलेक्स मेथड बता रहा था, उसमें एक कंडीशन आई थी कि इफ़ वाई जे इज़ लेस देन जीरो, है ना। वो आप रिपीट करके देख लेना कि अगर ये सारे के सारे देखो, अगर ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव, इस कॉलम को हम वाई जे बोल लेंगे, एक तरह से कॉलम है, ये y1 है, ये y2 है, y3, y4, y5, y6, इस तरह से इसको कॉलम को बोल सकते हैं हम। फर्स्ट कॉलम जो है ये y1 y2 y3, तो yj बोल रहे हैं हम उसको कॉलम को, कि इफ़ yj इज़ लेस देन जीरो, सारे के सारे नेगेटिव आ गए, तो उस टाइम पे क्या है, वो आप चेक कर लेना, एक थ्योरम लिखाई थी मैंने वहाँ पे, अब इससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव, तो अभी देखो हम 7 को हमने -1 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या है, इसको हम नहीं लिखेंगे रेशो को, हम नेगेटिव वाली क्वांटिटीज को नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर हमने 12 को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, वो आ गया 10/3, ठीक है। तो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 10/3 या 3, कौन सा मिनिमम है, 3 है ना, तो 3 मिनिमम है। तो मिनिमम रेशो देखना है, और ये x2 वाला जो एंटरिंग वेरिएबल था, मोस्ट नेगेटिव से हमने देखा इसको, तो वहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हमने ऐसे, और ऐसे लाइन ड्रॉ की, ठीक है। पेपर में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ हम अपने माइंड में सोचना है। तो ये हो गया, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पे, तो 4 क्या हो गया, 4 इज की एलिमेंट।
तो ये 4 की एलिमेंट हो गया। तो 4 की एलिमेंट है तो उसका जो सबसे मोस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, दिस इज डिपार्टिंग वेरिएबल। ये मतलब टेबल से बाहर जाएगा। अभी ये टेबल से बाहर जाएगा, इसके जगह कौन लेगा, इसकी जगह आएगा x2। ठीक है, x2 विल टेक द प्लेस ऑफ s2। तो s2 आ जाएगा, x2, ठीक है, x2 आ जाएगा s2 के प्लेस पे। तो ये क्या बन जाएगा, अब अब क्या करना है, लेकिन हमने 4 को, क्योंकि की एलिमेंट है तो क्या करेंगे, 4 को 1 बनाएंगे, यूनिट एलिमेंट बनाएंगे इसको। ठीक है, ये की एलिमेंट है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाएंगे इसको कैसे, पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करेंगे डिवाइड, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक करते हैं हम ऑपरेशन, कितने पोर्शन में लगता है, इतने में लगता है ऑपरेशन। ठीक है, इतने पोर्शन में ऑपरेशन लाएंगे। तो इस पूरी रो को 4 से डिवाइड करेंगे, इनमें भी इन दोनों को हमने 0 बनाना है। फिर उसके बाद तो देखो पहले x2 इज एंटरिंग वेरिएबल एंड s2 इज डिपार्टिंग वेरिएबल। r2 टेंस टू r2, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, r3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, r यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो r2 में क्या लगा है, r2 डिवाइडेड बाई 4। तो रो 2 को हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो रो 2 को 4 से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन लगा कि रो 3 में से हमने क्या करा, 3/4 टाइम्स ये 0 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और R1 में क्या करना, हमने ऐड कर दिया किसका, 1/4 ऑफ R2, तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रो ऑपरेशन जब हम इसमें लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, इसको आप, ये टाइपिंग एरर होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे ये आएगा 2 नॉट 3। तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगी टेबल 2। ठीक है, टेबल 2 में जब हमने रो ऑपरेशन लगाए तो जो की एलिमेंट था, की एलिमेंट कौन सा था, ये था ना, तो ये 1 बन चुका है ना। तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में हमने जब रो ऑपरेशन लगाए। तो आप लोग, ठीक है, इसको ध्यान से करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, और थोड़ी सी भी अगर कैलकुलेशन एरर हो गई तो फिर ये आइटरेट होता जाएगा और ये कभी अपनी ऑप्टिमल केस पे हो सकता है ना पहुंच पाए, क्योंकि अब एंट्रीज ही गलत लिख चुके हैं अगर हम, है ना। तो जैसे कि हम मैट्रिक्स में जब रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वहाँ पे वही वाली चीज़ हमें बड़े ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बट यहाँ पे क्या है, हमसे एरर हो सकती है, ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर तो किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से चीज़ हमें करना है कि जब हम रो ऑपरेशन लगाएं तो वहाँ पे बड़े ध्यान से हमें हर एलिमेंट को एक एक करके बारीकी से हम इसको चेक करें कि हाँ ये कैलकुलेशन सही करी है नहीं। ठीक है, ये 1 हो गया, इसके नीचे ऊपर नीचे सारे के सारे 0 हो गए, उसी तरह से ये पूरी रो चेंज हो गई, ये भी रो भी पूरी चेंज हो गई, ये सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे फिर से कैलकुलेट करना है। तो एक और चीज़ हम क्या करा हमने कि जब ये x2 यहाँ पे आया तो उसका जो कोएफिशिएंट था, सॉरी ये तो 0 ही होगा, x2 जो उसका कोएफिशिएंट था वो s1 का कोएफिशिएंट था 0, x2 का कोएफिशिएंट था 3, किसमें, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये था ना, ये 3, तो यहाँ पे आ गया, और s3 का कोएफिशिएंट था 0, तो ये आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट। तो जेड जे माइनस सी जे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 5/2 इंटू 0 माइनस 1/2 इंटू 3 माइनस 5/2 इंटू 0 -1, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप बहुत ईजिली। फिर x2 के लिए 0 इंटू 0 1 इंटू 3 0 इंटू 0 -3, तो ये आ जाएगा 0। उसी तरह से x3 के लिए आई थिंक आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सारे जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है कैसे, इस कॉलम को सी बी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है माइनस सी जे। ठीक है, सिंपल है। जेड जे क्या होता है, जेड जे इज द कॉलम जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स जे इंटू सी बी माइनस सी जे जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबके लिए हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें से हमें चेक क्या करना होता है, चेक करना होता है द मोस्ट नेगेटिव। तो ये मोस्ट नेगेटिव हमें चेक करना है, तो मोस्ट नेगेटिव इनमें से कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव है यही है, एक ही नेगेटिव है बस, यही वाला मोस्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो टॉप में है वेरिएबल x1, दिस इज नाउ द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, अब डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा, इसके ये किसके प्लेस पे आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि हम रेशो निकालेंगे। तो रेशो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन कॉलम अपॉन जो एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम है उससे। तो सॉल्यूशन 10 अपॉन 5/2, तो 10 को 5/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, है ना। और क्योंकि ये दोनों तो नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 3 अपॉन ये, तो इनको हम स्किप कर देंगे, नेगेटिव वाले को हम रेशो नहीं लेते हैं। तो ये हो गया मिनिमम रेशो, कौन सा, 4 मिनिमम रेशो है। तो 4 के जो सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट में जो एलिमेंट है वेरिएबल लिखा हुआ है, वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल हो जाएगा डिपार्टिंग वेरिएबल, मीन्स है ना, ये सबसे मिनिमम रेशो है तो इसके सबसे जो लेफ्ट में है कौन सा, S1 इज नाउ डिपार्टिंग वेरिएबल, ये अपनी जगह छोड़ देगा।
और इसकी जो राजगद्दी है वो मिल जाएगी किसको, x1 वेरिएबल को, ठीक है। मीन्स जो ये बेसिक वेरिएबल वाली पोजीशन थी ये इसको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो है ये वाला 5/2 क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी द की एलिमेंट, ठीक है। तो ये की एलिमेंट हो गया। अब की एलिमेंट को क्या बनाना होता है हमें, की एलिमेंट को बनाना है, की एलिमेंट को बनाना है 1। वन को कैसे बनाएंगे, इसको हम करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी रो को, है ना। और बाकी इसके नीचे जो है दोनों एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो उसी टाइप से हम इसमें पूरी की पूरी इतने मैट्रिक्स में इसमें रो ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। कौन कौन से रो ऑपरेशन लगेंगे, देखो पहले लिखा है इसमें x1 इज नाउ द एंटरिंग वेरिएबल एंड s1 इज द डिपार्टिंग वेरिएबल। पहला ऑपरेशन लगाएंगे 2/5 मल्टीप्लाइड बाई r1। दूसरा ऑपरेशन लगाएगा कि r2 प्लस 1/5 टाइम्स r1। तीसरा ऑप्शन लगाया कि r1 प्लस r3 प्लस r1। सिंपली हम इसको ऐड करके तो ये 5/2 बन जाएगा 1 और उसके नीचे सारे 0 बन जाएंगे। तो देखो टेबल 3 देखें कैसे बनती है। देखो टेबल 3 ऐसे बन जाएगी। तो टेबल 3 बन जाएगी, देखो x1 आ गया किसके प्लेस पे, x1 के प्लेस पे, ठीक है। और x1 का जो कोएफिशिएंट है वो है -1 किसमें, देखो यहाँ पे। तो ये चेंज हो गया सबसे पहला, तो ये तो 3 था, ठीक है। s3 का कोएफिशिएंट तो 0 ही है, तो ये चेंज हो गया। और ये मैट्रिक्स पूरी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी की पूरी रो, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही क्या होगी, चेंज हो चुकी है। क्यों, रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट में यहाँ पे इसमें इसको 1 बनाया था हमने, इसके नीचे 0। तो अभी भी देखो हमें चेक करना है कि इसमें क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है इसमें, और उन्हीं 3 वेरिएबल में करनी चाहिए जो हमारे क्या है बेसिक वेरिएबल है, इन 3 वेरिएबल्स में, है ना। तो देखो अभी भी आ रही है x1 इसमें और इसमें, देखो तीनों में है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर कहीं पे नहीं बन रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर हो चुकी है, ठीक है। तो अब बाकी फिर से हमने क्या करना है, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करना है। जेड जे माइनस सी जे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, है ना, दिस इंटू दिस माइनस सी जे। तो Z1 कैलकुलेट करेंगे, Z1 होता है दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाई सी बी, देन दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाई सी बी। इस टाइप से हम हर कॉलम के लिए जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे। तो जेड जे माइनस सी जे अब आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हैं सब लोग। तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जेड जे माइनस सी जे, जो जेड जे माइनस सी जे है बेसिक वेरिएबल्स के लिए, उनके लिए तो 0 ही आता है ना। ये 0 आ गया, और बाकी के लिए भी देखो अब यहाँ पे ये आ चुके हैं। तो अब इसमें देखना था हमें कि ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करने की, क्या इसमें सारे के सारे क्या मोस्ट नेगेटिव है, मतलब इसमें कोई नेगेटिव है एंट्री, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं आप, अभी इसको नहीं बनाना है, इस वाले ये जो रेशो वाला कॉलम है इसको नहीं बनाना है। इसको तब बनाते हैं जो हमें कोई नेगेटिव एलिमेंट मिलता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखा कि सारे के सारे क्या आ चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ चुका है, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो मीन्स ये क्या हो गया, ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन पे पहुंच चुका है। तो जेड जे माइनस ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर द दिस टेबल इज द ऑप्टिमल सिंपलेक्स टेबल। और यहीं पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है इसका, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, हियर ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर वी रीच द ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 5 एंड x3 क्योंकि बेसिक वेरिएबल में आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही उसकी वैल्यू क्या हो गई, वो उससे पहले ही यहाँ पे s3 था। s3 तो क्या था, ये तो स्लैग वेरिएबल ही हमने अपनी आप से इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो इसकी तो हम वैल्यू नहीं लेते वैसे भी। तो x3 था हमारा मेन वेरिएबल, ये 3 थे ना। तो x3 की चांस ही नहीं आ पाई यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में आने, तब तो उससे पहले ही ऑप्टिमल कंडीशन पे पहुंच गया। तो x3 की वैल्यू जब आ ही नहीं पाई तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 5 एंड x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और ऑप्टिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू 11। ये कैसे आया, ये आया वहां से, इसको इन दोनों वैल्यू x1 और x2 को हम इसमें किसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा उसमें रखेंगे, ठीक है। उससे आ जाएगा, देखो ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं, या तीनों वैल्यूज जो आई हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था हमारा मैक्सिमम जेड डैश इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, तो उसमें रखेंगे तो ये 11 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था। तो देयरफॉर मिनिमम जेड क्या हो जाएगा, -11 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एलपीपी में, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा है एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं एलपीपी से, सॉरी सिंपलेक्स मेथड को, उस एलपीपी को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसके बाद इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करेंगे कि एक सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे हम। एक पहले सबसे पहले हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखेंगे, जो हमारे पास गिवन वेरिएबल्स हैं उन तीनों की वैल्यू, तीन या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 ले लेंगे।
तो एक हमें जो स्लैग वेरिएबल्स उनके फॉर्म में जो एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, वो क्या होगा, हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। उससे हम एक सिंपलेक्स टेबल बनाएंगे और उसके बाद हम क्या है उसको आइट्रेट करते जाएंगे, हर स्टेप में एक आइट्रेशन लगता जाएगा, उसमें वो सॉल्यूशन इंप्रूव होता जाता है। अगर हम सही चॉइस कर रहे हैं, सही वेरिएबल को बेसिक वेरिएबल बना रहे हैं और एक सही वेरिएबल को हम वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं बेसिक वेरिएबल्स में से, तो वो सॉल्यूशन हमेशा इंप्रूव होता जाएगा। इंप्रूव होने मीन ऑप्टिमलिटी की तरफ वो बढ़ता जाएगा, मीन्स वो कन्वर्ज करता जाएगा उसकी तरफ। और जिस टाइम पे जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाएंगे, उस टाइम पे क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम करते हैं। लेकिन अभी देखो इसी सिंपलेक्स मेथड में और भी बहुत टाइप के प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि ऐसा कोई कोई प्रॉब्लम कि जिसमें कि सॉल्यूशन ही अनबाउंडेड हो, है ना। किस टाइम पे ऐसा हो जाए कि जब मैं बता रहा था पीछे कि मिनिमम रेशो जिसका हम निकाल रहे हैं, मिनिमम रेशो जिस जिस चीज़ का हम निकाल रहे हैं, हो सकता है कि उस वो जो मिनिमम रेशो है, वो मिनिमम रेशो क्या आ रहा है, वो नेगेटिव, सब सारे के सारे उसमें कॉलम नेगेटिव। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, उस कॉलम में क्या है, सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो मिनिमम रेशो फिर निकालेंगे नहीं हम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का उसका क्या मीनिंग है, वो सब वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप की सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, डीजेनरेसी और ये सब जो है। अभी इसमें बिग एम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स मेथड है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सही, थैंक यू सो मच।